हाँ जी, वेलकम एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन अपना इंड एस 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स के ऊपर। तो कल एक काफ़ी लंबा सेशन हमने रखा जिसके अंदर हमने जो कैश फ्लोज के अंदर कुछ इंक्लूजन एक्सक्लूजन की बातें जो हैं वो पढ़ी थी। तो मैंने कहा था इसके ऊपर एक डेडिकेटेड क्वेश्चन है, क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है, कैसे आप कैश फ्लो निकालेंगे। इसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने एक क्वेश्चन जो था वो अपने आरटीपी में दिया था, बट बाद में उसको स्टडी मटेरियल में इनकॉर्पोरेट किया है इंस्टीट्यूट ने। पुराने मटेरियल वालों के बुक में ये क्वेश्चन नहीं रहेगा, बट जिनके पास में नया मटेरियल है उनके पास में ये क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली टेस्ट योर नॉलेज में मिल जाएगा। तो आप सबसे पहले एक काम करिए, आज हम आगे के टॉपिक पढ़ें उसके पहले ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला जो सिस्टम है ना, इसको हम समझ लेते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से। टेस्ट योर नॉलेज सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 12 आप निकालेंगे। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें लिखता है, देखिए, ई लिमिटेड ओन्स अ मशीन used in the manufacture of steering wheels which are sold directly to the major car manufacturers। तो देखिए हमारे पास में एक मशीन है जो किसके मैन्युफैक्चरिंग में काम आती है, स्टीयरिंग व्हील बनाने के काम में आती है। ठीक बात है भाई। कहता है मशीन वाज परचेज ऑन 1 अप्रैल 20X1 एट ए कॉस्ट ऑफ 5 लाख थ्रू अ वेंडर फाइनेंसिंग अरेंजमेंट। वेंडर फाइनेंसिंग अरेंजमेंट का मतलब क्या हो गया कि कई बार तो हमको जब कोई कैपिटल एसेट लेना होता है ना, तो हम बैंक से लोन ले लेते हैं कि बैंक वालों से पैसा लिया, लोन लिया, फिर ये लोन से हम क्या करते हैं, कैपिटल एसेट्स परचेज करते हैं। वेंडर फाइनेंसिंग में क्या हो जाता है, ये जो वेंडर होता है ना वही हमको क्या करता है, क्रेडिट पीरियड दे देता है। बोलता है कि ठीक है आप बैंक से लोन लेते हो, मेरे पास में बहुत पैसा है, आप ठीक है क्रेडिट के अंदर लेके जाओ एसेट्स को और इंटरेस्ट चुकाते रहना। ठीक है, तो कहता है 10% पर एनम के बेसिस पर हमको इंटरेस्ट जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना फाइनेंसिंग अरेंजमेंट। नाउ दूसरा पॉइंट, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च X3 E लिमिटेड सोल्ड 10,000 स्टीयरिंग व्हील्स एट ए सेलिंग प्राइस ऑफ ₹190 पर व्हील। ओके, तो 1 अप्रैल X1 के बाद में सीधा 31 मार्च X3 को ये आ रहे हैं और कहते हैं कि हम 190 रुपया पर व्हील जो है वो बेच रहे हैं, सेलिंग प्राइस हमारा ये है, और हम कितने 10,000 स्टीयरिंग व्हील जो है वो बेचेंगे 31 मार्च X3। ठीक बात है, ये एक्चुअल डेटा दिया हुआ, प्रोजेक्टेड नहीं है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड दिया हुआ, दैट मीन्स कि ये आपने एक्चुअल में सेल कर दी है। द मोस्ट रीसेंट फाइनेंशियल बजट अप्रूव्ड, देखिए ये शब्द जो है इंड एस खुद यूज लेता है कि मोस्ट रीसेंट फाइनेंस बजट के अंदर जो डेटा है आप उन्हें यूज लीजिए, उन्हीं के बेसिस पे तो हम एस्टिमेशन करेंगे ना। तो कहता है अप्रूव्ड बाय द ई लिमिटेड मैनेजमेंट कवरिंग द पीरियड 1 अप्रैल X3 से लेकर 31 मार्च X8। चलिए बताइए क्या ये पीरियड आपका 5 साल का है या 5 साल से ज्यादा का है, क्योंकि अगर 5 साल से ज्यादा का हुआ तो हमें और एक्स्ट्रा केयरफुलनेस रखनी पड़ेगी। अदरवाइज इंड एस प्रिज्यूम करके चलता है कि आपके जो फाइनेंस फोरकास्ट बजट होते हैं वो 5 साल के लिए क्या होते हैं, वैलिड होते हैं। बाद में बहुत सारी असम्पशन चेंज हो जाती है तो आपको बजट एक प्रकार से चेंज ही करना पड़ता है। तो 5 ईयर्स के जो बजट आपने बनाए हैं वो तो ठीक है, उसके अंदर भी आपको बहुत सारी सावधानी रखनी पड़ती है, बट बियॉन्ड 5 ईयर्स हुआ तो और भी ज्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। तो एज एज यू कैन सी ओवर हियर X3 से X8 का जो एग्जैक्ट गैप है वो क्या है, आपका गैप जो है वो आपका 5 ईयर्स का ही है, 5 साल का ही बजट बनने वाला है ना। नाउ इंक्लूड दैट द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू सेल, इस फाइनेंस बजट में क्या है, मतलब इनका जो कंपनी का इंटरनल फाइनेंशियल बजट है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि कंपनी ये एक्सपेक्ट करती है कि सेल ईच स्टीयरिंग व्हील फॉर ₹200 ड्यूरिंग X3 और X4 एंड द प्राइस राइजिंग इन द लेटर ईयर्स इन लाइन विद द फोरकास्ट इन्फ्लेशन ऑफ 3% पर एनम। देखिए जिस प्रोडक्ट को आप बेच रहे हैं, यानी जिस प्रोडक्ट को आप बना रहे हैं, राइट, उसको बेचेंगे कैसे, अभी उसका 190 रुपये पर व्हील का प्राइस चल रहा है अभी का प्राइस, अगले बार इसका प्राइस जो होने वाला है वो 200 रुपये हो जाएगा, और बाद में ये इन्फ्लेशन से 3% जो है ये समझ लीजिए बढ़ता रहेगा। ठीक है, ओके। नाउ ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च X4 E लिमिटेड एक्सपेक्ट्स टू सेल 10,000 स्टीयरिंग व्हील्स एंड द नंबर इज फोरकास्ट टू इंक्रीज बाय 5% ईच ईयर अंटिल 31 मार्च X8। अच्छा भाई, तो X3 का एक्चुअल प्रोडक्शन आपको पता है, एक्चुअल सेल्स आपको पता है, बट X4 के अंदर एंटिटी का एक्सपेक्टेशन ये कहता है कि वो 10,000 स्टीयरिंग व्हील्स बनाएगी और ये नंबर हर साल 5% से बढ़ता रहेगा।
तो यहाँ पे कोई अकाउंटिंग इन्वॉल्व नहीं है, बस क्वेश्चन को समझना है, डेटा को डिकोड करना है और अपने क्वेश्चन को अपने कॉपी के अंदर बस कैलकुलेट करते चलना है अपने को, है ना। इंड एस आपको यहाँ पे किस में काम आएगा कि आप जो कैश फ्लो कैलकुलेट कर रहे हो, क्या वो कैश फ्लो इंड एस के रिकवरेबल अमाउंट के कैश फ्लो के अंदर आता है या नहीं आता, है ना। अगर आता है तो आपको कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन फाइनेंस बेस्ड है। एसएफएम के अंदर में भी आपने शायद ऐसे कुछ क्वेश्चंस किए होंगे जहां पे आप कंपनी का वैल्यूएशन करते हो, वो एफसीएफएफ एफसीएफई मॉडल जो होते हैं ना, फ्यूचर के आपके जो कैश फ्लोज होते हैं, तो उस एसएफएम के मॉडल के बेसिस पे अगर अपन डिसीजन लें तो वहां पे भी इस प्रकार के काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। बट वहां पे हम क्या करते हैं, ओवरऑल कंपनी का वैल्यूएशन करते हैं। यहाँ पे कंपनी का वैल्यूएशन करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे तो हम हमारी वो जो मशीन है ना, जो स्टीयरिंग व्हील बनाती है, उस मशीन के वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं। तो वो मशीन से जुड़े हुए सारे कैश फ्लो हमको लेने हैं। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए एंड देन फिर आप डिसीजन लीजिए किसको इंक्लूड करेंगे किसको नहीं करेंगे, फिर बाद में हम इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोडक्शन वाली बात। फिर कहता है ई लिमिटेड एस्टिमेट दैट ईच स्टीयरिंग व्हील, जिसकी कॉस्ट है 160 रुपए टू मैन्युफैक्चर, विच इंक्लूड्स 110 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट और 30 रुपया जो है उसके अंदर फिक्स्ड ओवरहेड है और 20 रुपया उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। ठीक बात है। कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू राइज बाई 1% ड्यूरिंग X4 X5 एंड देन 2% पर एनम अंटिल 31 मार्च X8। ठीक है। During X5 X6 the machine will be subject to regular maintenance costing ₹50,000। देखिए मशीन के अंदर रेगुलर मेंटेनेंस लगेगा 50,000 रुपए का, राइट। X5 X6 के अंदर आपको ऐसा लग रहा है कि X5 X6 के अंदर 50,000 रुपीज का मेंटेनेंस मशीन में चार्ज किया जाएगा। ठीक बात है। X3 X4 ई लिमिटेड में देखिए हुआ क्या, ई लिमिटेड एक्सपेक्ट्स टू इन्वेस्ट इन न्यू टेक्नोलॉजी जिसकी कॉस्टिंग है 1 लाख रुपए एंड दिस टेक्नोलॉजी विल रिड्यूस द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ईच स्टीयरिंग व्हील फ्रॉम रुपीज 110 से 100 रुपया एंड द शेयर ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स फ्रॉम रुपीज 30 से 15 हो गया, सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी विच इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट। तो देखिए हमने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट कर दिया है जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आपकी कम हो जाएगी। ठीक है। ई लिमिटेड इज डेप्रिशिएटिंग द मशीन यूजिंग SLM over the machine's 10-year estimated useful life and the current estimate based on the similar assets that have reached at the end of their useful lives। ठीक बात है। of the disposal proceeds from selling the machine rupees 80,000 net of disposal cost। E Limited expects to dispose of the machine at the end of the March X8। X8 पर इसका लाइफ जो है वो खत्म हो जाएगा और मैं डेफिनेटली इसको डिस्पोज करूंगा। हमारा प्री टैक्स डिस्काउंट रेट 8%। चलो इन्होंने एक काम हमारे लिए इजी कर दिया, डिस्काउंट रेट में दिमाग ही नहीं लगाना, क्वेश्चन में डायरेक्ट दी गई है 8% होगी और ये प्री टैक्स है और यहाँ पे लास्ट में कहता है 30% टैक्स रेट अज्यूम करना है। तो ये जानबूझ के ऐसा दिया है इन लोगों ने ताकि आप लोग 8% में टैक्स वगैरह कुछ एडजस्टमेंट अगर कुछ करना चाहे, कुछ लोग को ध्यान में नहीं रहता ना, कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, वो होते हैं कि यार प्री टैक्स करना है कि पोस्ट टैक्स करना है, तो कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। जब ये प्री टैक्स डिस्काउंट रेट दिया है तो इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता क्योंकि हमें कैश फ्लो कौन से निकालने होते हैं, प्री टैक्स वाले ही कैश फ्लो निकालने होते हैं। अब आपको क्या पूछा गया, व्हाट इज द वैल्यू इन यूज ऑफ द मशीन इन अकॉर्डेंस विद इंड AS नंबर 36। तो अब देखिए इंड AS 36 के हिसाब से वैल्यू इन यूज आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, कर लेंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहां पे हेडिंग लगा दीजिए कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज इज व्हाट, इट इज हायर ऑफ, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, सॉरी दोस्तों फिर से गलती कर दी मैंने, वैल्यू इन यूज ही पूछी है इन्होंने, रिकवरेबल अमाउंट नहीं पूछा है, राइट। इन्होंने रिकवरेबल अमाउंट नहीं पूछा है तो वैल्यू इन यूज ही पूछा है, तो फिर बाद में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैश फ्लो का जो प्रेजेंट वैल्यू होगा वही वैल्यू इन यूज है। फेयर वैल्यू दिया हुआ होता तो हम लोग रिकवरेबल अमाउंट को निकालने के लिए फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज का हायर ले लेते, है ना। तो यहाँ पे तो सीधा सीधा इन्होंने वैल्यू इन यूज पूछा है। अच्छा, अब वैल्यू इन यूज पूछा है ना, तो इसके लिए अपने को कुछ फोरकास्ट करना पड़ेगा, कैश फ्लो फोरकास्ट करना पड़ेगा। तो कैश फ्लो फोरकास्ट कैसे होगा, कितने साल का हमको कैश फ्लो फोरकास्ट करना है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। 5 साल का फोरकास्टिंग करना है ना अपने को, 5 साल का फोरकास्टिंग होगा इसके अंदर, बराबर। तो देखिए 5 ईयर का फोरकास्टिंग हम करेंगे तो कहां से चालू हो रहा है ये, X3 से X8 तक,
x3, x4, x5, x6, x7 एंड x8। ठीक है, तो बेसिकली अगर x3 की अगर अपन बात करें स्टार्टिंग के अंदर, वैसे तो आगे के 5 सालों का यहाँ पे फोरकास्ट आपको करना है, बट स्टार्टिंग यानी 1 अप्रैल x3 को आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है इस मशीन के अंदर, तो देखिए यहाँ पर अपने को बेसिकली इन्वेस्टमेंट किया है ना, तो x3 के अंदर मैं यहाँ पे सीधे सीधे लिख देता हूँ। सबसे पहला अपना जो पॉइंट बनता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर वो है आपका परचेज ऑफ मशीनरी, है ना। इसको हम कह सकते हैं ये आपका T इक्वल्स टू, चलिए छोड़िए इसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परचेज ऑफ मशीनरी लिख दीजिए यहाँ पे, परचेज ऑफ मशीनरी। कितने रुपए का मशीन आपने परचेज किया बताइए, कितने रुपए का आपने मशीन यहाँ पे परचेज किया है। तो आप कहेंगे सर हमने यहाँ पे मशीन जो है वो परचेज किया है 5 लाख रुपए का, वेंडर फाइनेंसिंग अरेंजमेंट पे। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ 5 लाख रुपीज का मशीन मैंने परचेज कर लिया और वेंडर फाइनेंसिंग अरेंजमेंट पे किया है, तो इसका मतलब इसकी लाइबिलिटी आ गई होगी। एंट्री मैंने क्या पास करी होगी इसकी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट टू वेंडर। अब वेंडर को मेरे को क्या करना है, किस्तें चुकानी है। अब किस्तें चुकानी है तो मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट दोस्तों आने वाले हर ईयर में लगने वाला है। अब आप मुझे ये बताइए कि हमारे इस फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से, ठीक है, एक एक पॉइंट पे एनालिसिस करते हुए अपन चलते हैं। ये वेंडर फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है आपका, तो 10% जो ब्याज आपका 5 सालों में दिया जाएगा, क्या ये ब्याज इस मशीन के वैल्यू इन यूज में काम आने वाला है कि नहीं आना, बताइए। क्या इस ब्याज को हम ध्यान में रखेंगे? ब्याज देखिए मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद है तो मैंने आपको एक बात बताई थी, और वो बात ये है कि फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स आपके एसेट्स के कैश फ्लो से रिलेटेड नहीं है, समझ रहे हो ना। यानी आने वाले 5 सालों के अंदर जो आपका इंटरेस्ट लगेगा वो तो फाइनेंसिंग अरेंजमेंट का इंटरेस्ट है, बात बराबर, वो मशीन से रिलेटेड रिलेशन नहीं है उस चीज का। अगर आप वो लोन मतलब वेंडर से नहीं लेते तो बैंक से लेते, बैंक वालों को ब्याज देना पड़ता, किसी न किसी को तो ब्याज देना ही पड़ता ना। तो ये कैश फ्लो आपका इस मशीन से रिलेटेड नहीं है। और याद कीजिए कल हमने इंक्लूजन एक्सक्लूजन की लिस्ट के अंदर फाइनेंसिंग अरेंजमेंट को एक्सक्लूड किया था, राइट। तो आप कोई फाइनेंस वगैरह इशू रेज करते हो, इक्विटी इशू करना, डिवेंचर इशू करना, वो सारी चीजें इसमें नहीं आएगी। तो परचेज ऑफ मशीनरी आपकी 5 लाख रुपए, ये तो आपका चलो आउटफ्लो हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर मैं मशीन तो हमने वन में सॉरी x1 में परचेज करिए क्या, सॉरी सॉरी, यहाँ पे x1 लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो x1 से लेकर मैं आपको बता दूं, ठीक है, x1 से लेकर, ठीक है, हम फोरकास्ट कब करने वाले हैं, देखिए x3 तक तो ईयर एंड हो ही चुका है अपना। अपना पहला फोरकास्ट जो होगा वो होगा आपका x3 x4, यहां से चालू होगा ये x3 x4, फिर x4 x5, फिर सो ऑन, ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। तो x1 पे हमने मशीन ली है, 5 लाख रुपए का हमारा ये मशीन हो गया। फिर मैं आपको बता देता हूं कि फाइनेंसिंग अरेंजमेंट, ये तो हो गया अपना लाइन आइटम नंबर 1। फिर लाइन आइटम नंबर 2, फाइनेंसिंग अरेंजमेंट with vendor and interest thereon, cannot be included in कैश फ्लो। मतलब फाइनेंसिंग अरेंजमेंट जो होगा हमारा, जो वेंडर के साथ में होगा और उसके ऊपर जो हमारा ब्याज है, ये आपका कैश फ्लो में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। कैसे? एज पर इंड AS 36 जो हमारे इसके जो हमने प्रोविजंस पढ़े हैं, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, उसके हिसाब से। तो आपको ये फाइनेंसिंग अरेंजमेंट के कैश फ्लोज को ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखना है, ठीक बात है, आगे बात समझ में।
ठीक है। तो ये x1 सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है यहाँ पे कि x1 के ऊपर 5 लाख रुपए का आपका आउटफ्लो हो गया है ये मशीन का। आपको ये x1 पे कोई कैलकुलेशन करनी नहीं है। इनफैक्ट आपको सारी की सारी कैलकुलेशन जो है वो कब करनी है, वो करनी है x4 x5 x6 x7 x8 के ऊपर करनी है। ठीक है, यहां पे आपको कैलकुलेशंस करनी है। तो चलिए ये तो काम हो गया अपना। अब आते हैं नंबर 3 पे, लाइन आइटम नंबर 3। और लाइन आइटम नंबर 3 में हम क्या करते हैं, देखिए ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च x3 हमने इतने जो स्टेयरिंग है वो बेच दिए। तो जो एक्चुअल कैश फ्लो हो गया है उसका थोड़ी ना अनुमान लगा रहे हैं, हम तो x3 पर ही हैं। वी आर स्टैंडिंग ऑन x3, मतलब x3 ईयर एंड पे ही तो हम असेसमेंट कर रहे हैं कि ये मशीन का इंपेयरमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, मशीन इंपेयर्ड है या नहीं है। तो देखिए x3 पर आप स्टैंड करते हैं तो आपके लिए t इक्वल्स टू 0, x3 हो गया। आपको डिसीजन मेकिंग सारी की सारी x3 ईयर एंड पे करनी है। तो x3 ईयर एंड पे होते हुए आपको क्या पता लगाना है, यहां पे आपको पता ये लगाना है सर जी कि आने वाले 5 सालों में कैश फ्लो कितना होगा। तो थर्ड पॉइंट आपका रेवेन्यू का लिख देते हैं अपन यहां पे, है ना, रेवेन्यू। तो बताइए रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। देखिए रेवेन्यू के लिए इन्होंने कहा है कि हम हर साल जो एक सर्टेन क्वांटिटी है वो बेचते हैं और उस क्वांटिटी का इंक्रीमेंट भी होते रहता है। तो ठीक है, यहां पर देख लीजिए, पहले आप रेवेन्यू के अंदर क्वांटिटी लिख दीजिए, फिर सेलिंग प्राइस लिख दीजिए और यहां पे टोटल रेवेन्यू लिख दीजिए। तो पहले क्वांटिटी का फोरकास्ट कर लीजिए, वॉल्यूम फोरकास्ट कर लीजिए कि वॉल्यूम कितनी कितनी होगी 5 सालों में, और उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा और फिर टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा, है ना। तो आने वाले इन 5 सालों का क्वांटिटी, सेलिंग प्राइस और टोटल आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट करिए कितना कितना आता है। देखिए अगले साल अगर x4 की बात करें तो अपन देखिए हम एक्सपेक्ट करते हैं 10,000 स्टेयरिंग व्हील बेचे जाएंगे और हर साल ये 5-5% जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो एक काम करता हूं, मैं यहां पे तो लिख देता हूं 10,000 10,000 यूनिट्स, राइट। और 10,000 को मेरे को हर साल 5-5% बढ़ाना है। तो 10,000 प्लस 5% ये हो गया 10,500 प्लस 5% 11,025 प्लस 5% 11,576। अब देखिए 11,576, अब वो 0.25 आ रहा है ना, उस 0.25 को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि फ्रैक्शनल यूनिट मैन्युफैक्चर नहीं होती। ठीक है, और फिर प्लस 5% ये हो जाएगा आपका 12,155, 12,155। इतने यूनिट्स हम लोग वॉल्यूम फोरकास्ट कर लिया हमने कि ये वॉल्यूम से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इन वॉल्यूम्स का जो सेलिंग प्राइस होगा वो भी आपको दिया हुआ है, और जो एक पर्टिकुलर आपके स्टैंडर्ड मार्जिन से जो है इन्फ्लेशन से बढ़ता भी रहता है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है इसका प्राइस, प्राइस कितना है इसका, अभी तो इसका प्राइस है 200 रुपया ना, नहीं नहीं सॉरी, 190 में हमने x3 में बेचा था, और राइट इसका प्राइस अभी चल रहा है 200 रुपया। 14 राइट, तो 200 रुपया इसका प्राइस चल रहा है, और ये प्राइस जो है वो इस पे 3-3% का इन्फ्लेशन लगते रहेगा। ठीक है, तो पहली बार इसका प्राइस यहाँ पे आप लिख दीजिए 200 रुपये, करेक्ट, और 3-3% इसका इन्फ्लेशन बढ़ाते रहिए। तो 200 प्लस 3% ये हो गया 206, फिर 3% 212.18। सेलिंग प्राइस तो देखिए दोस्तों आपको डेसिमल में लेना है जितना भी आता है, सेलिंग प्राइस को मत इग्नोर कर दीजिएगा। फिर 3% हो गया आपका 218.55, फिर 3% इंक्रीज हो गया 225.10। ठीक है, चलिए अब आप अपनी रेवेन्यूज का टोटल कर लीजिए कि आपको आने वाले इन 5 सालों में कितनी रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया सर जी।
10,500 मल्टीप्लाई बाई 206, 21,63,000, 11,025 मल्टीप्लाई बाई 212.18, 233,9,285 कर लेते हैं, 233,9,285। चेक करते रहना, अगर कोई गलती हो जाए मुझसे तो बता देना। 11,576 मल्टीप्लाई बाई 35, ठीक है। एंड 12,155 मल्टीप्लाई बाई 225.10, ये हो जाएगा 273,6091। चलिए देख लीजिए एक बार, रेवेन्यूज के नंबर देख लीजिए, आपकी कैलकुलेशन देख लीजिए क्या आती है। बराबर, ठीक है ना। तो आइए अब हम क्या करते हैं, रेवेन्यू का हमने यहाँ पे कर लिया है कैलकुलेशन। रेवेन्यू के बाद में हम नेक्स्ट एस्पेक्ट पे जाते हैं। रेवेन्यू के बाद में जो अपना नेक्स्ट एस्पेक्ट है वो क्या है, देखिए सीधी बात है सर, रेवेन्यू के बाद में होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। भाई जिस चीज को आप बेच रहे हो तो उसको आपने पहले खरीदा भी होगा, तभी तो बेच रहे हो, प्रोडक्शन भी किया होगा। तो खरीदने का COGS जो है हमारे लिए वो देखिए क्या है कि एस्टिमेट दैट द ईच स्टेयरिंग व्हील जिसकी कॉस्ट आती है 160 रुपए, मैन्युफैक्चर किया जाता है, एंड विच इंक्लूड्स ₹110 का वेरिएबल कॉस्ट, और 30 रुपीज जो शेयर है वो आपका फिक्स्ड ओवरहेड है, और ₹20 जो है इसमें वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। ये इसका ब्रेकअप आ गया, ठीक है। अब इस ब्रेकअप के हिसाब से आपको 5 साल का फोरकास्ट करना है, जिसमें आपको फोरकास्ट में क्या कहना है कि कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू राइज बाई 1% एंड देन बाई 2% पर एनम अंटिल 31 मार्च X8। तो X4 X5 में ये 1% बढ़ेगी, बाद में वो 2% बढ़ेगी। अब सर चलिए ठीक है, बढ़ेगी ये तो अपने को समझ में आ गया। अब आप ये और बताइए कि इसमें अपने को जो ये फिक्स्ड कॉस्ट है और जो वेरिएबल कॉस्ट है, इन्हें क्या अपने को अलग अलग करना पड़ेगा क्या, बताइए। अलग अलग करना पड़ेगा, तो क्योंकि जो फिक्स्ड कॉस्ट है क्या वो भी बढ़ेगी क्या अपनी, हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट होगी क्या उसके ऊपर भी हम ये इंक्रीमेंटल जो आ रहा है कि भाई ये इतनी कॉस्ट हमारी इंक्रीज हो जाएगी वो लगाएंगे। देखो यहाँ पे आपको एक बात बहुत ध्यान से समझनी है, कॉस्ट के अंदर इसमें फिक्स्ड वेरिएबल पार्ट है, बराबर। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो कि इसमें कॉस्टिंग के अंदर फिक्स्ड और वेरिएबल पार्ट है, बट अपने को इसका फिक्स्ड और वेरिएबल का स्प्लिट करने की दरकार ही नहीं है कि कॉस्ट में 160 रुपए में इतना वेरिएबल है, इतना फिक्स्ड है, इतना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। भाई जो भी है हमें को क्या करना है, हमको तो भैया देखो क्या करना है, हम क्या काम कर रहे हैं अभी, हम कोई कंपनी की कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं कर रहे, है ना, जिससे कि हमको प्रेजेंटेशन करना है चीजों का। हमें तो बस सीधी सीधी बात है एक कैश फ्लो निकालना है जो मशीन की वैल्यू निकालने के काम आ रहा है। तो सर सीधी सी बात है, हमारी जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से जो एग्जिस्टिंग कॉस्ट हमारी आ रही है वो 160 है, और ये हर साल जो है वो 1% से बढ़ेगी, फिर बाद में 2% से बढ़ेगी, बस सीधी बात है। फिक्स्ड बढ़े वेरिएबल बढ़े उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। अब इसने कहा है 160 1% बढ़ेगी, अब कौन सी 1% बढ़ेगी, अब ये टोटल ही 1% बढ़ेगी। इसमें ऐसा नहीं कह सकते अपन 160 का वेरिएबल वाला ही बढ़ रहा है, क्योंकि फिक्स तो फिक्स रहता है। फिक्स कॉस्ट भी आपकी इंक्रीज हो सकती है इन्फ्लेशन की वजह से, है ना, फिक्स कॉस्ट भी आपकी इंक्रीज हो सकती है इन्फ्लेशन की वजह से। डिपेंड करता है कि किस प्रकार की फिक्स कॉस्ट है, वो डिफाइन करना पड़ेगा आपको फिक्स कॉस्ट को, ऐसे पता नहीं लगा सकते। इसलिए अब आपको यहाँ पे ये नहीं ध्यान रखना कि इसमें फिक्स कितना है वेरिएबल कितना है। अब यहाँ पे ये कह दिया कि भाई 160 का हमारा कॉस्ट है, जो कि आपका इस साल जो है X4 X5 में 1% से बढ़ जाएगा, तो ठीक है कोई बात नहीं है। सबसे पहले X4 X5 की तो बात अपन कर नहीं रहे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं पहले X3 और X4 की। अच्छा रेवेन्यू साइड जैसे क्या होता है कि अपन वो कैश फ्लो का काम करते हैं ना, तो यहाँ पे एक दो आइटम और आएंगे जो आपके रिसिप्ट बेस्ड होंगे, रिसिप्ट बेस्ड। तो रिसिप्ट बेस्ड का एक साथ में कर लेंगे यहाँ पे टोटल अपन, एंड बाद में फिर अपन क्या करेंगे, जो आउटफ्लोज होंगे उनको एक साथ में लिख देंगे। तो
यहाँ पे एक काम करिएगा, 2-3 लाइन का स्पेस छोड़ दीजिए, क्योंकि जो लास्ट में जो डिस्पोजल वैल्यू आएगी वो भी आपकी रिसिप्ट है ना। लास्ट में जो आपकी डिस्पोजल वैल्यू आएगी वो भी तो आपकी क्या है, एक प्रकार से रिसिप्ट है। तो एक काम करिएगा, एक बार इसको आप यहाँ पे छोड़ दीजिए, 2-4 लाइन का स्पेस छोड़ दीजिए, जिसके अंदर आप डिस्पोजल लिख लेंगे और उसका टोटल कर देंगे रेवेन्यू साइड का। फिर अपन फिर अपन बात करते हैं अपने एक्सपेंसेस साइड में, कॉस्ट साइड में। ठीक है, तो आपकी जो कॉस्टिंग है वो क्या क्या आएगी। तो एक्सपेंसेस में सबसे पहले हमारा ये है कॉस्ट ऑफ सेल्स, COS, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है, जो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो X3 X4 के लिए क्या होगा, कॉस्ट 160 होगा, राइट। बस फिर बाद में इसको 1% से बढ़ाना है अगले साल। तो 160 प्लस 1% ये हो जाएगा 161.6, 161.6। ठीक है, फिर इसको आपको आगे आने वाले 3 साल तक 2% बढ़ाना है। तो 2% बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 164.83, 164.83 प्लस 2% 168.13 प्लस 2% 171.49। देख लीजिए जरा, कोई गलती नहीं हो जानी चाहिए, क्योंकि फिर बाद में किसी भी स्टेज पे गलती हुई पूरा क्वेश्चन हैम्पर हो सकता है। बराबर है ना। काफी छोटे छोटे हो गए आज, ये गलत साइज का ये जो नोटबुक है वो ले लिया लगता है, बट आपको दिख जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको साथ साथ में करते रहना है। चलिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स का हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया। नाउ व्हाट अबाउट द एंटायर कैश आउटफ्लो इन दिस पर्टिकुलर कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो आप कहेंगे सर वही बात है, जितनी क्वांटिटी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, जितनी क्वांटिटी आप सेल कर रहे हो उतनी क्वांटिटी बनाओगे भी। तो सीधी बात है, ये पर यूनिट कॉस्ट हो गई। आप इसको टोटल कैसे करेंगे, टोटल वैसे ही होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए यूनिट से। ठीक है ना, तो आप जब इसको यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट तो हमारे सेम ही है। तो आप एक काम करिए, फटाफट से इसका टोटल कैश का जो आउटफ्लो है वो निकाल लीजिए। ठीक है ना, 10,000 इंटू 160 हो गया पहला वाला, तो ये तो 16 लाख रुपए हो गया। फिर दूसरा 10,500 मल्टीप्लाई बाई 161.6, ये हो गया 16,96,800। फिर 11,025 मल्टीप्लाई बाई 164.83, 18,17,251। फिर 11,576 मल्टीप्लाई बाई 168.13, 1946,273, 1946,273 and 12,155 मल्टीप्लाई बाई 171.49, ये हो जाता है 20,84,461, 20,84,461। चलिए, ये हो गई हमारी कॉस्टिंग। तो मेन जो 2 एलिमेंट थे प्रोडक्शन से रिलेटेड, सेल और उसका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वो भी हमने यहाँ पे निकाल लिया। आइए बात करते हैं अब हम लोग, कौन कौन से पॉइंट हो गए। ये पहला पॉइंट हो गया अपना यहाँ पे, दूसरा पॉइंट हो गया यहाँ पे, तीसरा पॉइंट भी हो गया, फोर्थ पॉइंट भी हो गया यहाँ पे। ठीक है, फिफ्थ भी हो गया। चलिए, आइए अब मैं आपसे पूछता हूं, X5 और X6, X5 और X6 द मशीन विल बी सब्जेक्ट टू रेगुलर मेंटेनेंस जिसकी कॉस्टिंग है 50,000। X5 और X6 में रेगुलर मेंटेनेंस जो है वो आपका लगेगा। और ये जो रेगुलर मेंटेनेंस है, आप मुझे बताइए, क्या आप इसे कैश में शामिल करेंगे, कैश आउटफ्लो में आप इसको शामिल करेंगे? बोलिए बहुत ध्यान से, चाहे पढ़ के आंसर दे दीजिए, पॉज ले लीजिए, बट आंसर सही आना चाहिए। 50,000 को क्या हमें शामिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या कह रहे हो? हाँ जी, देखिए, तो ये चीज अब आपको देखो, अब थोड़ा सा केयरफुलनेस रखनी पड़ेगी, किस चीज को इंक्लूड करना, किस चीज को नहीं, है ना। इतना लंबा चौड़ा वो अपन ने जो डिस्कशन किया है, अब वो अपना वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर
जिस चीज को शामिल नहीं किया जाता है ना, वो क्या होती है, वो होता है कि कैपिटल कैपेक्स इन्वेस्टमेंट, यानी आप मशीन में कुछ एडिशन कर रहे हो, वो चीजें इसमें शामिल नहीं होती है। लेकिन मशीन का जो रेगुलर मेंटेनेंस है ना, उसको हम शामिल करते हैं, कैश फ्लो के अंदर शामिल करते हैं। अरे भाई कहाँ गया, पेज नंबर क्या है, ये देखिए, डी पॉइंट हमने पढ़ा था कि कैश आउटफ्लो के प्रोजेक्शन के अंदर हम डे टू डे सर्विसिंग ऑफ द एसेट एज वेल एज फ्यूचर ओवरहेड्स दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड डायरेक्टली और अलोकेटेड ऑन अ रीजनेबल और कंसिस्टेंट बेसिस टू द यूज ऑफ द एसेट्स, है ना। तो ये जो चीज है ना, ये क्या है आपका, उसका मतलब, कहने का मतलब उसको ऑपरेट करने का ये पार्ट है। ऐसा ऐसा मेंटेनेंस आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो मशीन बंद पड़ जाएगी, है ना। रेगुलर मेंटेनेंस नहीं कराते ना तो मशीन ब्रेक डाउन हो जाती है। तो ऐसी चीजें आपको यहाँ पे बिल्कुल शामिल करनी है, समझ गए ना मेरी बात आप लोग। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए एक्सपेंसेस साइड के अंदर एक रेगुलर मेंटेनेंस कॉस्ट, रेगुलर मेंटेनेंस कॉस्ट कब लगेगी ये, 50,000 एक्स 6 में लगेगी क्या, X5 X6 6 के एंड में लगेगी 50,000। तो 6th ईयर में लिख दीजिए 50,000 रुपीज का कैश आउटफ्लो, ये सब ब्रैकेट वाले हैं, है ना, कैश आउटफ्लोज हैं ये। चलिए, तो इसके ऊपर भी डिस्कशन हो गया अपना। इसके बाद में आते हैं X3 X4 को हम एक न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, नया टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा कॉस्ट जो है वो 110 से 100 रुपए हो जाएगा और फिक्स ओवरहेड 30 से 15 हो जाएगा। तो क्या दोस्तों हमने कॉस्टिंग के अंदर इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। नए टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसकी वजह से कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी। तो ये न्यू टेक्नोलॉजी को इन्वेस्ट, मतलब इस न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना, तो वो कैपेक्स का अमाउंट और दूसरी उसके इन्वेस्टमेंट की वजह से रिड्यूस होने वाली कॉस्ट, क्या हम इसके इंपैक्ट को ध्यान रखें, इस पॉइंट के इंपैक्ट को कैश फ्लो में ध्यान रखेंगे क्या, बोलो बताइए। देखिए बहुत बहुत ध्यान से समझिए इस चीज को कि अगर हम किसी न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये हमारा नया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो गया या कोई भी एसेट्स हो गई, ये न्यू एसेट्स हो गई हमारी, ठीक है। नया टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब आप कुछ नया कैपेक्स कर रहे हो। अब मेरी बात को सुनिए, यहां पर हम कंपनी के कैश फ्लो को फोरकास्ट करते तो हम डेफिनेटली इस चीज को कंसिडर कर लेते। इसीलिए तो मैं कहता हूं ना, यही टॉपिक इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे स्टैंडर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, कैश फ्लो निकालना। इंपेयरमेंट तो कोई भी कर देगा, कैश फ्लो कैसे निकालोगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो न्यू टेक्नोलॉजी में आपने जो लाख रुपए खर्च कर दिए, जिसकी वजह से आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो ये तो भैया न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है ना। अब मैं कहता हूं कि भाई ये मेरा कोई एसेट्स है, अगर ये पेन है, इस पेन का मेरे को वैल्यू इन यूज निकालना है, तो ये पेन मेरे को क्या बेनिफिट देगा फ्यूचर में, ये पेन से क्या प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब अगर ये प्लांट है तो इस प्लांट से क्या प्रोडक्शन हो रहा है, राइट। तो इस प्लांट से जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके कैश फ्लो को मुझे कंसीडर करना चाहिए। बट इस पेन के अंदर, इस पेन के फैक्ट्री के अंदर मैं मान लो एक प्लांट और लगा देता हूं जिसकी वजह से मेरी कॉस्टिंग कम हो रहेगी, तो भैया वो इस पेन का रिकवरेबल अमाउंट का तो असरटेनमेंट तो कर ही नहीं सकता ना। और ये बात आपको ढूंढनी है ना। इस चीज को जाके देखो कहां पे लिखा हुआ है, आपके मॉड्यूल में वापस जाके देखो, वापस स्क्रॉल करना पड़ेगा मेरे को। ये बात अपन ने कल एकदम साफ साफ डिस्कस करी थी कि अगर कोई नया कैपेक्स इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, उसकी वजह से होने वाली रेवेन्यू इंक्रीज, उसकी वजह से होने वाली कॉस्ट में डिक्रीज या वाइसे वर्सा जो भी है, उसके इंपैक्ट को हमें कैश फ्लो में शामिल नहीं करना है। याद आई कि नहीं यही बात। चलो मैं दिखाई देता हूं आपको।
पेज नंबर कौन सा है बता दो डायरेक्टली, वहीं पे आ जाऊंगा। 265 कौन सा पॉइंट है? सी वाला ही। 265। हम्म, देखिए डी वाला जो पॉइंट है हमारा, ये क्या कहता है कि एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लोज दैट आर एक्सपेक्टेड टू अराइज फ्रॉम इंप्रूविंग और एनहांसिंग। इसमें क्या लिखा है? मेंटेनेंस नहीं लिखा हो ना इसमें। देखिए इंप्रूव और एनहांस करना अलग चीज हो जाती है और मेंटेन करना अलग हो जाती है, इसलिए मेंटेनेंस को तो इंक्लूड कर लिया गया है। मेंटेन को हम यूज कर लेंगे, मतलब रेगुलर मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी उसको तो कैश फ्लो का हिस्सा बना लेंगे। बट अगर आप इंप्रूव कर रहे हो, एनहांस कर रहे हो, तो ये चीजें, इन चीजों को आपको शामिल नहीं करना, बिकॉज दीज आर न्यू फ्रेश कैपेक्स इन्वेस्टमेंट्स, है ना। सो द एसेट्स परफॉर्मेंस, दैट इज द जनरल रूल इज दैट फ्यूचर कैश फ्लोज शुड बी फोरकास्टेड फॉर सीजीयूज और एसेट्स इन देयर करंट कंडीशन। तो मैंने आपको बिल्कुल इसके ऊपर बताया था कि आपको फ्यूचर कैश फ्लो का फोरकास्ट आपको करंट आपके कैपेक्स इन्वेस्टमेंट पे करना है, करंट पीपी के ऊपर करना है। अगर इधर उधर कर दिया तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो इससे अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये चीज अब इंक्लूड नहीं होगी। समझ गए ना? चलिए तो रेगुलर मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्लूडेड, but investment in new technology, investment in new technology and its consequences not to be included in cash flow, not to be included in कैश फ्लोज एज पर इंडेस है। ये तो ऐसी चीजें हैं जो इंडेस के अंदर बता रखी है, ठीक है ना, इंडेस ने खुद ने समझा रखी है, इंटरप्रिटेशन की कोई दरकार ही नहीं है। तो चलिए ये वाला भी काम हो गया अपना, आगे बढ़ जाते हैं। 2 पॉइंट और रह गए। डेप्रीशिएशन, क्या है ये? डेप्रीशिएशन। बताइए मशीन के डेप्रीशिएशन को कैश फ्लो में शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे? मशीन के डेप्रिसिएशन को आने वाले 5 साल के प्रोडक्शन में कैश फ्लो के अंदर शामिल करेंगे या नहीं करेंगे? बताइए। ओके, तो अब देखो यहाँ पे छोटी सी सिली मिस्टेक आप कर रहे हो। मिस्टेक ये कर रहे हो कि आपको ऐसा लगता है कि ये एग्जिस्टिंग मशीन का डेप्रिसिएशन है तो उसको कैश फ्लो में शामिल कर लेना चाहिए। लेकिन मुझे ये तो बताइए, डेप्रिसिएशन कैश फ्लो ही नहीं है। डेप्रिसिएशन इज नॉट अ कैश फ्लो, ये तो नॉन कैश एक्सपेंसेस है। कैश फ्लो तो ये था जब आपने 50 लाख की मशीन खरीदी, सॉरी 5 लाख की आपने मशीन खरीदी। हाँ देखिए, डेप्रिसिएशन तो आपका क्या है, जो आपके नॉर्मल मेथड्स हैं उसके हिसाब से लगता है, राइट। तो हम अभी वैल्यू इन यूज निकाल रहे हैं, और वैल्यू इन यूज के लिए हम लोग क्या काम में लेते हैं? डेटा, कैश फ्लो का डेटा काम में लेते हैं। और डेप्रिसिएशन तो अपने आप में कैश ही नहीं है, नॉन कैश एक्सपेंसेस है। तो डेप्रिसिएशन को कैसे यहाँ पे लिख सकते हैं? अपन नहीं लिख सकते ना, इसलिए डेप्रिसिएशन यहाँ पे नहीं आएगा। तो आइए यहाँ पे मैं लिख देता हूं डेप्रिसिएशन, सिंस इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंसेस। ये तो आपका नॉन कैश एक्सपेंसेस है, तो कैश फ्लो के अंदर इसका काम ही नहीं है कोई।
नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, डेप्रिसिएशन इंक्लूड इसमें नहीं होगा। अच्छा भाई, डेप्रिसिएशन का भी काम हो गया, बट डेप्रिसिएशन लगाने वगाने के बाद में लास्ट में इस मशीन का कुछ डिस्पोजल वैल्यू देखिए आपको मिल रहा है। कितने में मिल रहा है ये? 80,000 रुपए में, है ना। ये मशीन को आप 80,000 रुपए में लास्ट में बेच सकते हो, बराबर है कि नहीं है? तो क्या ये 80,000 रुपीज जो मशीन आप बेच रहे हैं इसको हम कैश फ्लो में कंसिडर कर लें या ना कर लें? करना चाहिए ना, डेफिनेटली। मैंने आपको क्या कहा था, लास्ट में जो रेजिडुअल वैल्यू आपको मिलती है वो रेजिडुअल वैल्यू आपको बिल्कुल कंसिडर करनी है, क्योंकि बाद में वो मशीन अब कोई काम की नहीं रहेगी। तो ऊपर इनकम साइड में ही लिख देते हैं अपन, रेजिडुअल वैल्यू ऑफ मशीन, रिसिट साइड में। तो ये हो गया रिसिट्स और एक पेमेंट, है ना। कैश फ्लो के अंदर दो ही तो चीज होती है, रिसिप्ट्स होते हैं और पेमेंट्स होते हैं। क्या है ये सब? प्रोजेक्टेड फॉरकास्टेड रिसिप्ट्स है और फॉरकास्टेड पेमेंट है। तो रेजिडुअल वैल्यू आपकी यहां पर देखिए कितनी आ रही है। रेजिडुअल वैल्यू आ रही है सर जी हमारी 80,000 रुपए। ये लीजिए, काम हो गया, इसको हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो ऊपर के ये जो दो डेटा है वो आपके रिसिट्स हो गए। नीचे आपके बस खाली एक ही डेटा के अंदर यहाँ पे आपका खर्चा हुआ है और ये 50,000 का हुआ है। तो टोटल रिसिट्स और टोटल पेमेंट्स जो है वो आप यहाँ पे निकाल लीजिए, फिर बाद में नेट करके बता दीजिए। ठीक है, हालांकि मैं आपको बता देता हूं कि टोटल रिसिट्स और टोटल पेमेंट इसका कोई भी स्टेप नंबर नहीं होगा। यहाँ पे कोई अपन कोई कैश फ्लो तो बना नहीं रहे कि प्रेजेंटेशन मैटर करता है। आपने हर एक चीज को दिखा दिया, आप लास्ट में सीधा सीधा नेट भी कर सकते हो, क्योंकि टोटल करोगे तो आपका टाइम जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पे लास्ट में एक काम करो, सीधा सीधा नेट कैश फ्लोज बता दो आने वाले इन 5 सालों का। सीधा सीधा आप यहाँ पे बता दो नेट कैश फ्लोज। ठीक है, और ये नेट कैश फ्लोज कैसे आएगा जरा देखो। 20 में से 16 गया, 4 लाख तो यहां पे आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं इसकी सारे की कैलकुलेशन कर लेता हूं, आप भी कैलकुलेशन करो, तब तक मैं वीडियो पॉज कर देता हूं। ओके, तो ये देखिए दोस्तों, ये हो गए हमारे रिसिट्स में से पेमेंट माइनस हो गए हमारे नेट कैश फ्लोज। अब ये क्या है? ये कंपनी के आने वाले एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज की बात नहीं कर रहे हैं अपन। कंपनी तो ग्रोथ करेगी, कंपनी के अंदर इसके अंदर और नई टेक्नोलॉजीज आ जाएगी और कॉस्ट में सेविंग होगी, है ना। तो ये फैक्टर्स कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, कुछ कुछ चीजें को आपको एक्सक्लूड कर देना है। तो बेस्ड ऑन दैट आपको करंट मशीन का वैल्यू इन यूज निकालने के लिए उसकी सेम स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपको ये पता लगाना कि कौन कौन सी चीजें शामिल होगी और कौन सी चीजें शामिल नहीं होगी। अब देखिए, ये हमारे आने वाले 5 सालों के कैश फ्लोज है। डिस्काउंट रेट बताइए क्या है? डिस्काउंट रेट क्या होगी? क्या इन्होंने फैक्टर दिए हैं? इन्होंने फैक्टर नहीं दिए। अब इसका मतलब अपने को फैक्टर लेने पड़ेंगे। तो 1 डिवाइडेड बाई 1.08, तो 9259, 4 डिजिट्स के फैक्टर लीजिए कम से कम, फिर 8573। ठीक है, और 7938, 7350 एंड 6806, 6806। ठीक है, ये आपके डिस्काउंटिंग फैक्टर लग गए। यहाँ पे फैक्टर्स को अप्लाई करने के बाद में आपको इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेनी है। क्या निकाल लेनी है? प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेनी है। चलिए फटाफट, 4 लाख मल्टीप्लाई बाई 0.9259, ये हो जाएगा 370360। अब इसमें राउंडिंग ऑफ एरर बहुत सारे होंगे, इतना बड़ा ये फ्यूचर का कैश फ्लो का फोरकास्टिंग है ना। तो बहुत राउंडिंग ऑफ एरर आएंगे इसके अंदर, वो इनहेरेंट ही रहेंगे, इस चीज को तो कोई रोक ही नहीं सकता है। तो मल्टीप्लाई बाई 0.8573, 399673, 399673, 472034
मल्टीप्लाई बाय 0.79838, तो ये हो जाएगा 374701, 374701 एंड 583662 मल्टीप्लाई बाय 0.7350, 428992, 428992, और ये 731630 मल्टीप्लाई बाय 0.6806, ये आ रहा 497947, 497947, ठीक है ना। तो ये निकल गए, ऐसा ये काम करना होता है अपने को। तो मेन तो मेहनत वाला काम तो ये हो गया, क्योंकि इंपेयरमेंट लॉस तो लगाने को कोई भी लगा देगा। पहले ये कैश फ्लो की फोरकास्टिंग करो, इसके अंदर बहुत सारी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो अब यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो, ये हमारी निकल गई प्रेजेंट वैल्यू। तो अब आपको क्या करना है, सम टोटल करना है प्रेजेंट वैल्यू का, ताकि आप, है ना, वैल्यू इन यूज जो है वो कब निकाल सके, वैल्यू इन यूज जो होगी आपका सिग्मा पीवी होगा, राइट। प्रेजेंट वैल्यू का सम टोटल कर दीजिए, यही आपका वैल्यू इन यूज है। यानी इस असेट्स के अंदर इतनी क्षमता है कि ये व्यापार को इतना कैश जनरेट करके दे सकता है ना। इसको समझने की कोशिश करिए कि ये क्या चीज है। ये जो हमारा असेट्स है, इस असेट्स में इतनी कैपेसिटी है कि ये हमारे बिजनेस में इतना कैश जनरेट करके दे सकता है। तो ये समझ जाइए कि अगर हमारे बिजनेस में ये इतना कैश जनरेट करके दे सकता है, तो आप उसकी कैरिंग अमाउंट को देख लीजिए और इससे आने वाले बेनिफिट्स को देख लीजिए, दोनों को अप्लाई कर दीजिए। अगर कैरिंग अमाउंट हमारे बेनिफिट से ज्यादा है, तो इसका मतलब हमारा असेट्स इंपेयर्ड है, हमारा असेट जो है वो क्या है, इंपेयर्ड है। आगे बात समझ में। तो कितना हो गया ये अमाउंट टोटल, टोटल करके बताइएगा जरा एक बार, जरा क्या आ रहा है। $20,71,673, 20,71,673। अरे सर, मतलब फालतू में माथा पची करा दी। इतना इतना आपका वैल्यू इन यूज आ रहा है और मशीन 5 लाख रुपए का है। अब बताओ, इसलिए ना ये स्टैंडर्ड कहता है, देखिए आपको मैं समझाता हूं। देखिए ये 5 लाख रुपए की मशीन है और इसका रिकवरेबल अमाउंट आप निकालने जाओगे, है ना, तो ये वैल्यू इन यूज ही ज्यादा आएगी, क्योंकि फेयर वैल्यू 5 लाख की मशीन की क्या होगी, 5 से 6 हो जाएगी या 4.5 हो जाएगी, ठीक है। और ज्यादा के अंदर कितनी की महंगी हो सकती है मशीन। तो देखिए फेयर वैल्यू इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड वैल्यू इन यूज इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। यानी इस मशीन को ये एंटिटी यदि आने वाले 5 साल तक यूज करती है ना, तो ये मशीन इस एंटिटी को इतना रेवेन्यू जनरेट करके दे सकती है। इस मशीन में ये कैपेसिटी है। तो क्या इसमें कैरिंग अमाउंट दिया हुआ है, क्या इसके अंदर हमारा रिकवरेबल अमाउंट हम निकाल सकते हैं? देखिए फेयर वैल्यू इसके अंदर है नहीं। आई एम अज्यूमिंग कि फेयर वैल्यू विल बी डेफिनेटली लोअर देन दिस पर्टिकुलर अमाउंट, क्योंकि फेयर वैल्यू इसका 20 लाख नहीं हो सकता, 5 लाख की मशीन है, राइट। तो फेयर वैल्यू डेफिनेटली लोअर रहा होगा। सो विच एवर इज हायर, रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है भैया, रिकवरेबल अमाउंट का मतलब होता है कि आपका वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू विच एवर इज हायर। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि इसका फेयर वैल्यू डेफिनेटली जो है वो लोअर साइड ही रहा होगा, क्योंकि वैल्यू इन यूज यहाँ पे आपका कुछ 20 लाख समथिंग आ रहा है। तो अब देखिए रिकवरेबल अमाउंट हम यहाँ पे कह सकते हैं इन एब्सेंस ऑफ फेयर वैल्यू कि आपका रिकवरेबल अमाउंट जो है वो 20.71 लैक्स है, 20.71 लैक्स है, सॉरी 72 कर लीजिए इसको, ठीक है। और कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट क्या है, 5 लैक्स। सर ये तो बहुत धोखा हो गया, मतलब इतना ज्यादा है कि इंपेयरमेंट तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। इसीलिए तो स्टैंडर्ड क्या कहता है, अरे बोले भाई इंपेयरमेंट टेस्ट करने के पहले है ना, इंडिकेटर्स को चेक करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपके कंपनी के एम्प्लॉइज ये कैश फ्लो की प्रोजेक्शन ही करते रहेंगे, क्योंकि ये कैश फ्लो की प्रोजेक्शन थोड़ी सी अलग प्रकार की होती है। इसमें आप सारे कैश फ्लो इंक्लूड नहीं कर सकते, सर्टेन चीजें इंक्लूड करनी है, सर्टेन एक्सक्लूड करनी है, किसी के इंपैक्ट को हटाना है। अब रियल में आप देखोगे तो आपकी कॉस्ट जो है वो तो गिर गई है,
लेकिन उसकी गिरी हुई कॉस्ट को आप कंसिडर नहीं कर सकते बिकॉज वो नई टेक्नोलॉजी की वजह से गिर रही है। तो दैट मीन्स ये हो गया कि ये इंडेक्स कहता है फालतू में खाली बैठे बैठे मेहनत हो जाएगी दुनिया भर की। इसलिए ये कैलकुलेशन, ये शीट जो हमने बनाई है, ये जो वर्किंग हमने करी है, ये तभी करनी है जब कोई इंडिकेटर मिले कि भाई इंपेयरमेंट हो गया है। समझ गए? अब इसमें देखो राउंडिंग ऑफ एरर रहेंगे तो मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूं। अपने डेफिनेटली टैली नहीं होगा ये आंसर, क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या रीजन रहे हुए हैं। अपना कितना आया है 2073,169 आ रहा है ना, इसका हमारा कितना आ रहा है 2071,673 मोटा मोटी। हाँ तो अपना आ रहा है 2071,673। अब ये डिफरेंस क्यों है? एक तो देखिए ये लोग क्या करते हैं, अब ये लोग भी है ना जो मन में आए वो कर देते हैं। जैसे अपने इनको राउंडिंग ऑफ, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ये देखिए 160 रुपए से कितना परसेंट इंक्रीज हुआ था पहले साल? 1% हुआ था ना। तो 160 प्लस 1% करेंगे तो 161.6 आता है। अब इन लोगों ने इनको क्या कर लिया 162 कर लिया, ठीक है ना। फिर अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी इन लोगों ने कहीं ना कहीं क्या कर दिया है, राउंडिंग ऑफ जो है वो कर दिया है। मतलब जैसे कि ये 200 के बाद में 206 हो गया, 12 हो गया, हमने इनको पूरा पूरा डेसिमल पॉइंट्स में लिखा है, 2-2 पॉइंट डेसिमल पे उसको रिस्पेक्ट दिया, क्योंकि क्या सेलिंग प्राइस है ना, तो सेलिंग प्राइस आपको डेसिमल में रखना चाहिए। मतलब सेलिंग प्राइस को राउंड ऑफ करने से कोई मतलब वाली बात नहीं होती है। और इनको क्या है, ये तो एक्सेल सीट के अंदर डेटा डाल देते हैं और आ जाता है। मेहनत तो अपने को करनी पड़ती है, अपने को तो एक्सेल सीट मिलेगी नहीं एग्जाम के अंदर। तो ये मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन अपना एकदम बिल्कुल सही है, आप चिंता ना करें इसके रिगार्डिंग। बट इसके नंबर्स आपके 1 to 1 मैच नहीं हो पाएंगे बिकॉज देर आर सो मेनी राउंडिंग ऑफ एरर एट वेरियस लेवल्स इंक्लूडिंग दिस क्वांटिटी एंड द प्राइस एंड द COGS एंड बस यही तो सारे एलिमेंट्स थे इसके अंदर। एंड इन्होंने कितने के फैक्टर्स लिए? अच्छा फैक्टर्स तो इन्होंने 4 डिजिट के ही लिए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, बहुत नॉमिनली फर्क है वैसे देखा जाए टोटल कैश फ्लोज के अंदर। बट 1 to 1 नंबर यहाँ पे आपके बिल्कुल मैच नहीं होंगे। तो सर क्या आप यहाँ पर हमारा जो एग्जामिनर होता है वो भी ऐसे कुछ चेक करता है क्या 1 to 1 नंबरिंग के बेसिस पे? देखिए दोस्तों मैं तो यही कहता हूँ कि आजकल इंस्टीट्यूट इन सारी चीजों पे थोड़ा सा ना स्टैंडर्डाइजेशन रख के रखता है। मतलब ये कि आपको जब भी कोई एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है, एक तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स वो लोग दे देते हैं, या फिर वो कुछ कह देते हैं कि भाई यहाँ पे आपको इतनी राउंडिंग ऑफ करनी है। मतलब डेफिनेटली कहीं ना उनका एक इंस्ट्रक्शन आ जाता है और वो इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद में आंसर दीजिए। बट अगर ऐसा इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आता है तो एग्जामिनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपकी कैलकुलेशन को वो चेक करे। अब करे नहीं करे तो भगवान के भरोसे है, बट अपना तो काम सही किया है अपन ने तो जो 2-2 डेसिमल्स तक चीजें रखी है, पैरिटी को रिस्पेक्ट दिया है, वो इंपॉर्टेंट वाली बात है। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगा, इंस्टीट्यूट बहुत शैतान है दोस्तों, कुछ भरोसा नहीं है इंस्टीट्यूट का। वो कई बार राउंडिंग ऑफ एरर में भी नंबर काट देते हैं। वो अपन ने राउंडिंग ऑफ पूरा नहीं किया, उन्होंने कर दिया, तभी भी बेचारों के कई लोगों के नंबर कटे हुए हैं ऐसे सिचुएशन में। इसलिए उन चीजों को अवॉइड करने के लिए एग्जामिनर कमिटी ने केवल FR की बात नहीं है, पूरे के पूरे करिकुलम में ये स्टैंडर्डाइजेशन करके रखा है कि ऐसा कुछ रहे तो वो लोग क्वेश्चन के अंदर डायरेक्शन दे, डेसिमल्स के बाद में कितने डिजिट तक आपको वर्किंग करनी है। PV फैक्टर दिए हुए रहते हैं हर क्वेश्चन के अंदर। इनफैक्ट देखा आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में देखा होगा, IRR भी आजकल निकाल कर देने लग गए क्वेश्चन में, पहले नहीं देते थे। क्योंकि मालूम है IRR, सीधी बात है, IRR ऐसी चीज है कि जितने स्टूडेंट्स एग्जाम में बैठेंगे उतनी IRR निकलेगी, किसी की भी सेम नहीं आने वाली। क्योंकि कोई क्या अज्यूम करेगा, कोई क्या अज्यूम करेगा। तो अब एग्जामिनर क्या सबका कैलसी लेकर चेक करने थोड़ी ना बैठेगा, वो तो वही क्या है, वो तो आंसर शीट से मैच करता है इन सारी चीजों को। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इन सारी चीजों को मैं समझ सकता हूं कि आप सब लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या मैं कहना चाहता हूं यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा। चलो इसमें इस क्वेश्चन में इसको करने का कोई लॉजिक बना नहीं, बहुत हाई फाई रिकवरेबल अमाउंट है दोस्तों, ऐसे ही मैं आपको कहना चाहता हूं, इसलिए ये चीजें एकेडमिक्स होती है। अब ये रियल लाइफ होता ना तो मेरा जो भी मैनेजर होता जिसके अंडर में मैं काम कर रहा होता, वो मैनेजर मेरे को बोलता अरे बोला धीरज ये क्या कर रहा है, ये फालतू बातें मत कर, कोई इंपेयरमेंट टेस्ट नहीं करना इस मशीन के अंदर। मैं बोलता हूं ना, क्योंकि वो लोग जो मैनेजमेंट में होते हैं ना, वो लोग क्या कहते हैं कि नहीं इस मशीन के अंदर इंपेयरमेंट है ही नहीं भाई, ये ऐसे CGU का पार्ट है जो CGU बहुत प्रॉफिट देता है अपने को, तो इसका इंपेयरमेंट दूर दूर तो की नहीं है। तो यहां पर ये वर्किंग आपको तभी करनी है जब आपके मशीन में इंपेयरमेंट के कुछ इंडिकेटर्स आपको दिखे। बट सिंस क्वेश्चन ने मांगा है, हम तो क्वेश्चन वाले को तो थोड़ी ना मना कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहां पर इनके आंसर देने का तरीका, यहां पे इन लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है चीजों को।
कि क्या चीजें इंक्लूड करी है, क्या चीजें एक्सक्लूड करी है, एज पर इंड एस सो एंड सो। कुछ कुछ आइटम्स जो है इंक्लूड नहीं किए जाते। तो देखिए यहां पर स्टेप मार्किंग आपके मतलब लूज हो सकते हैं। आपका पूरा आंसर यहां पे सही आ गया कैलकुलेशन वाला पार्ट। अब मान लीजिए ये 8 नंबर में क्वेश्चन आया, 8 में से आपको यहाँ पे वो 6 नंबर दे देंगे, क्योंकि 6 नंबर का प्रैक्टिकल था, 6 नंबर का काम आपने कर दिया, 6 आउट ऑफ 6 मिल गया आपको, इसमें कटे नहीं है नंबर। लेकिन आपका प्रेजेंटेशन देखिए, इंड एस के हिसाब से आपने कुछ बताया नहीं कि ये चीजें इंक्लूड होगी, ये चीजें एक्सक्लूड होगी, क्योंकि जो चीजें एक्सक्लूड हो गई, जो चीज शीट में नहीं आई है, उनका भी तो जिक्र होना चाहिए। इसीलिए मैंने उनको क्या किया, जो जो चीजें एक्सक्लूड हुई है आपकी, उन सारी चीजों को मैंने इसके अंदर ही लिख के बता दिया कि भाई ये देखिए। अब इसको आप 1 नंबर दे सकते हैं, 1 2 3, ठीक है। ये हो गया आपका 4th आइटम, कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया 5th आइटम, रेगुलर मेंटेनेंस कॉस्ट 6th आइटम, ये हो गया 7th आइटम, ये हो गया 8th आइटम। जिसको मैंने इंक्लूड किया एक्सक्लूड किया सबका मैंने यहाँ पे नोट दे दिया। तो देखिए जिन चीजों को इंक्लूड नहीं किया है, एग्जामिनर वांट्स टू सी इन योर आंसर शीट कि ये चीजें हमने इंक्लूड नहीं करी है। नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड ऐसा कुछ लिखिए, एज पर इंड एस सो एंड सो फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड, या एज पर इंड एस ये जो रेगुलर मेंटेनेंस कॉस्ट विल बी इंक्लूडेड। तो ऐसा लिख देंगे ना तो स्टेप मार्क्स के अंदर नंबर जाने के चांस नहीं रहेंगे। जहां जहां पे भी स्टेप मार्किंग होगी वहां वहां पे नंबर आएंगे। अब एग्जामिनर को जब इसका ये आंसर शीट मिलेगा तो वो तो अपने उनको जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वैसे ही नंबर दे पाएगा ना। उसको बोला ही यही गया है कि खाली इसके तो आपको 6 ही नंबर देने हैं, तो वो उसको 6 में से तो 8 नंबर नहीं दे सकता, है ना। तो आपको यहाँ पर ये मेंटेन करके चलना है कि देखिए इंस्टीट्यूट के आंसर देने का तरीका क्या है। चलिए दोस्तों, ये हो गया हमारा कैश फ्लो का एक ऐसा सवाल जिसके अंदर आपके काफी सारे कंसेप्ट रिवाइज भी हो गए, हमने कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस भी कर लिया। अब उम्मीद करता हूं कि कैश फ्लो का ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वापस आ जाते हैं स्टडी मटेरियल पे और वापस से अपने कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ये आ गया अपना अब कैश फ्लो के ऊपर ही और अभी चर्चा बाकी है, जो कि है फॉरेन करेंसी फ्यूचर कैश फ्लो। अब दिक्कत ये थी कि अब इतना जो पढ़ लिया वो तो क्या था, आईएनआर लोकल करेंसी की बात हो रही थी, आईएनआर की बात नहीं, लोकल करेंसी की बात, जिस कंट्री में आप काम कर रहे हो। तो अब अगर फॉरेन करेंसी फ्यूचर कैश फ्लो हुए तो ये इंड एस का क्या मार्गदर्शन रहेगा, कैसे आप उनको मतलब करेंगे, मतलब पहले कैश फ्लो को कन्वर्ट कर लेंगे, डिस्काउंट रेट इंडिया का यूज लेंगे, मतलब लोकल करेंसी का डिस्काउंट रेट यूज लेंगे, या सारी की सारी कैलकुलेशन पहले विदेशी करेंसी में करेंगे बाद में ट्रांसलेट करेंगे। तो सो मच कंफ्यूजन आर देयर। तो देखिए इंड एस की हेल्प लेते हैं, इंड एस कैसे इसको स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश कर रहा है कि भाई कैश फ्लो जो आप भी निकालो ना, कैसे निकालिएगा। कहता है फ्यूचर कैश फ्लोज आर फर्स्ट एस्टिमेटेड इन द करेंसी इन विच दे विल बी जनरेटेड एंड देन डिस्काउंटेड यूजिंग अ डिस्काउंट रेट अप्रोप्रिएट फॉर दैट कंट्री। दो चीजें होगी, एक तो सारे के सारे कैश फ्लो और एक डिस्काउंट रेट, दोनों ही फॉरेन करेंसी की होगी, दोनों ही आपकी क्या होगी, फॉरेन करेंसी की होगी। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, ऐसा होना लॉजिकल भी है, क्योंकि जो कैश फ्लो आपके विदेश में जनरेट हो रहे हैं, फॉरेन करेंसी में जनरेट हो रहे हैं, उसके ऊपर आपकी डिस्काउंट रेट भी फॉरेन करेंसी की एप्लीकेबल होनी चाहिए, क्योंकि वहां की रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज जो है वो अलग है, उधर का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अलग है, हमारा लोकल करेंसी लोकल जो कंट्री है उसका एनवायरनमेंट अलग है। आपको लोकल कंट्री में तो बस उस कैश फ्लो को पहले पूरा का पूरा वर्किंग वहां पे कर लीजिए आप, जैसे हमने अभी ये वाला वर्किंग किया ना, ये वाला जो वर्किंग किया सेम टू सेम ये वाली वर्किंग हम वहां पे कर लेंगे। बस इन सारी वर्किंग को कर देने के बाद में आपको इसको लास्ट में ट्रांसलेट कर देना, आपको इसको क्या कर देना, लास्ट में ट्रांसलेट कर देना, इंडिया की रेट लगाकर आपको लास्ट में क्या कर देना है, इनको ट्रांसलेट कर देना है। तो अब इसके ऊपर सवाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले देखिए क्या कहता है, आफ्टर दैट एन एंटिटी ट्रांसलेट द प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग द स्पॉट एक्सचेंज रेट एट द डेट ऑफ द वैल्यू इन यूज कैलकुलेशन। तो जो भी आपकी वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू आ रही है ना, वो सारी की सारी प्रेजेंट वैल्यू को स्पॉट रेट लगाकर ट्रांसलेट कर दीजिए। अरे ये तो बहुत ही सिंपल टॉपिक हो गया सर। 207160 ये मान लीजिए आपका डॉलर में है, ठीक है, आप इसको यहाँ पे रुपीस की रेट लगा के ट्रांसलेट कर दीजिए, हो गया फॉरेन करेंसी का क्वेश्चन। मान लीजिए ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपने फॉरेन करेंसी में सॉल्व किया होता तो आपको सेम टू सेम फॉरेन करेंसी के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना था, एकदम फॉरेन करेंसी में ही सॉल्व करना था। लास्ट में आकर बस इसको आईएनआर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी भी आपकी प्रेजेंट वैल्यू आई है ना, इनको आप अलग अलग करेंगे तो भी कोई फायदा नहीं है, क्यों, मतलब क्योंकि ये जो भी प्रेजेंट वैल्यू है, ये सारी की सारी प्रेजेंट वैल्यू आज की रेट से ट्रांसलेट होगी, तो सबके ऊपर मल्टीप्लाई तो सेम रेट होने वाली है ना। इसका मतलब अलग अलग ट्रांसलेशन की बजाय सिग्मा प्रेजेंट वैल्यू को क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए आज की स्पॉट रेट से, और ये लीजिए फॉरेन करेंसी का आपका सवाल यहाँ पे हो जाता है।
आइए देखते हैं और क्या कहता है। Now, this is to avoid the problems inherent in using forward exchange rate, which are based on differential interest rates. Using such a rate would result in double counting the time value of money, first in the discount rate and then in the forward rate. देखिए दोस्तों, क्या होता है कि कई बार लोग जो ज़्यादा जानते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में, एनालिसिस करते हैं, वो कहते हैं क्यों ना हम कैश फ्लो को फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट से ट्रांसलेट कर दें। अब देखिए दोस्तों, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट के अंदर क्या होता है ना कि आपने एसएफएम में अगर फॉरेक्स का चैप्टर पढ़ रखा है तो ये सारी चीज़ों के लॉजिक्स आप जानते होंगे कि फॉरवर्ड में कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट रेट पैरिटी है, आईआरपी होती है, एक परचेजिंग पावर पैरिटी होती है। दो प्रकार की पैरिटी होती है एसएफएम के अंदर, इंटरेस्ट रेट पैरिटी और परचेजिंग पावर पैरिटी। और जैसे कोई भी चीज फ्यूचर की होती है ना, तो फ्यूचर की चीजों के ऊपर आपका जो रिस्क प्रीमियम होता है, इन्फ्लेशन होता है, सारी चीजें एडजस्ट होके वो फॉरवर्ड का कोट आपको मिलता है। तो कहने का मतलब, एक तो आप उसको फॉरवर्ड रेट से ट्रांसलेट कर लेंगे और फिर बाद में आप उसको फिर प्रेजेंट वैल्यू भी करेंगे, डिस्काउंटिंग भी लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो चीजें आपकी डबली काउंट हो सकती है। मतलब एक ही एलिमेंट दो बार आ गया, फॉरवर्ड रेट में भी आ गया, उसको ट्रांसलेट करने में भी आ गया। तो ऐसी कंडीशन में ये इंडेक्स कहता है यार तुम लोग ना कंफ्यूज हो ही मत, सब काम फॉरेन करेंसी में करो, लास्ट में स्पॉट रेट पे ट्रांसलेट कर दो। बहुत ही सिंपल सा तरीका इन्होंने यहाँ पे अपने को बता दिया। इसके बाद में अब यहाँ पे देखिए, ये आपका जो चार्ट है, ये चार्ट है अपनी समरी। अभी तक जो भी अपन ने पढ़ लिया इसकी ये समरी है। और ये समरी में आपको क्या करना है, देखिए आपको बेसिकली इसको पढ़ना है। चलो मैं एक बार आपको रिवीजन करा देता हूँ। देखिए वैल्यू इन यूज क्या है, वैल्यू इन यूज सम ऑफ ईयर वाइज एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लो, जिसमें कुछ चीजें इंक्लूड होगी, कुछ चीजें एक्सक्लूड होगी। बहुत बढ़िया बात है। मतलब अगर आपने ये चार्ट पढ़ लिया तो आपका पूरा का पूरा रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट रेट। देखिए क्या हो गया, आपका ईयर वाइज एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लो होंगे, आप इसको डिस्काउंट रेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगी। क्या क्या इंक्लूड एक्सक्लूड करना है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे उनका रिवीजन हो गया। ये सारी चीजें आपको इंक्लूड एक्सक्लूड करनी है। फिर से एक बार बता देता हूं। प्रोजेक्शन ऑफ कैश इनफ्लो फ्रॉम द कंटिन्यूइंग यूज ऑफ द एसेट्स, मतलब आपके एसेट्स के ही कंटिन्यूइंग यूज से आपको कैश फ्लो यूज करने हैं। प्रोजेक्शन ऑफ कैश आउटफ्लो व्हिच नेसेसरीली इनकर्ड टू जनरेट द कैश इनफ्लो फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज ऑफ द एसेट्स एंड कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू द कॉस्ट। तो कहने का मतलब कुछ ऐसे कैश आउटफ्लो जैसे कि मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया आपका, तो वो जरूरी है, वो मेंटेनेंस कॉस्ट करे बिना वो एसेट्स आपका काम नहीं करने वाला, इसलिए ऐसी चीजों को आप इंक्लूड कर लेते हैं। नेट कैश फ्लोज टू बी रिसीव्ड या पेड फॉर द डिस्पोजल ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। देखिए एंड ऑफ यूजफुल लाइफ में यदि आप स्क्रैप जनरेट कर रहे हो, रेजिडुअल वैल्यू जनरेट कर रहे हो, तो आपको उसको इंक्लूड करना चाहिए। फिर बाद में कुछ चीजें जो एक्सक्लूड नहीं करनी है, जैसे कि फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग है ना, विच एन एंटिटी इज नॉट येट कमिटेड, इंप्रूविंग और एनहांसिंग द एसेट्स का परफॉर्मेंस, कैश इनफ्लो फ्रॉम इनफ्लो या आउटफ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखिए हमने पूरे के पूरे क्वेश्चन में इंटरेस्ट को कहीं पे भी कंसिडर नहीं किया। जो लोन की इंस्टॉलमेंट पे करेंगे उसका हमको कहीं पे भी जिक्र नहीं हुआ, कहीं पे भी कैश फ्लो में शामिल नहीं किया। हालांकि कंपनी के बजट में तो वो है ही आउटफ्लो के अंदर, बट इस कैश फ्लो की कैलकुलेशन में, प्रोजेक्टेड फोरकास्टेड कैश फ्लो की कैलकुलेशन में विद रिस्पेक्ट टू दिस मशीन ओनली, हम उसको काम में नहीं लेंगे। इनकम टैक्स रिसिट्स पेमेंट की बात ही नहीं हो रही, क्योंकि इनकम टैक्स की बात ही नहीं होगी, क्योंकि प्री टैक्स डिस्काउंट रेट होती है आपकी, प्री टैक्स सारी कैलकुलेशन होती है, राइट। फिर यहाँ पे आपकी एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट क्या है, वो क्या होनी चाहिए। देखिए डिस्काउंट रेट ऐसी होनी चाहिए जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंपनसेट करा दे, रिस्क को कंपनसेट करा दे और आपके करंट मार्केट असेसमेंट के ऊपर हो, है ना। तो ये चीजें ध्यान रखनी है डिस्काउंट रेट के रिगार्डिंग। फिर कहता है व्हेन एन एसेट स्पेसिफिक रेट इज नॉट डायरेक्टली अवेलेबल फ्रॉम द मार्केट, द एंटिटी यूजेस और सरोगेट्स टू एस्टिमेट द डिस्काउंट रेट्स। तो अब देखिए क्या होता है कि जब कई बार आपके पास में डिस्काउंट रेट अगर मान लीजिए नहीं अवेलेबल है जिससे प्रॉपर्ली उस चीज को डिस्काउंट किया जाए, तो फिर बाद में आपको सिंथेटिकली उसे डेवलप करना होता है। एंटिटी का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द सेकंड बेस्ट मेजरमेंट। इंक्रीमेंटल बोरोविंग रेट आपके लिए, आईबीआर जो है आपकी क्या है, मतलब आपके ऊपर अगर आपके क्रेडिट रेटिंग के बेसिस पे आपको कितने रुपए में लोन मिल जाता है, मतलब कितनी कॉस्ट पे लोन मिल जाता है, तो वो हो गया। या अदर मार्केट बोरोविंग रेट्स, तो इनके ऊपर आपको एडजस्टमेंट्स कर कर आपको यहां पर क्या करनी होती है, डिस्काउंट रेट अज्यूम करनी होती है, कुछ कैलकुलेट करनी होती है। तो दोस्तों ये अपनी सारी की सारी बातें यहाँ पे हो गई। डिस्काउंट रेट वाला टॉपिक हमने वैसे पढ़ लिया, ये जिसको हमने यहाँ पे समराइज किया है, राइट। यहाँ पे डिस्काउंट रेट में यही बात बताई गई है कि आपका डिस्काउंट रेट प्री टैक्स होना चाहिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को रिप्रेजेंट कराना चाहिए, रिस्क वगैरह जो है उसको भी रिप्रेजेंट कराना चाहिए। रेट ऐसी एस्टिमेट करो कि रेट इम्प्लिसिट इन द करंट मार्केट ट्रांजेक्शन फॉर सिमिलर एसेट्स और फ्रॉम द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट, या फिर उसका इंक्रीमेंटल बोरोविंग रेट। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो आप रेट्स वगैरह यूज ले रहे हो,
है ना। तो ये रेट्स आपकी वो होनी चाहिए जो आपके उस एसेट्स के ऊपर एप्लीकेबल हो सके, राइट। अगर उस एसेट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है तो फिर बाद में आपको फिर एक प्रकार से कैलकुलेशन कर कर, मतलब मैनुअल कैलकुलेशन कर कर आपको उसको डिराइव करनी पड़ेगी कि भाई कैसे कौन सी रेट बेहतर हो सकती है। और रियल लाइफ में दोस्तों यही चैलेंज है, ये रेट को और कैश फ्लो को चलो फोरकास्ट कर लिया है, ठीक है, मतलब आप कैश फ्लो को फोरकास्ट करते हो, इसके अंदर भी बहुत समय, मतलब हाउ कैन यू जस्टिफाई कि इन्फ्लेशन ये है, आपका इन्फ्लेशन का परसेंटेज ये है, हाउ कैन यू जस्टिफाई कि वॉल्यूम ग्रोथ आपकी ऐसी ही होने वाली है। एक बात बताइए, देखिए सोचिए आप, जैसे कि मैं आपको बता प्रीवियस सेशन में बता रहा था कि कोविड 19 की वजह से काफी इंपैक्ट आया। अब कोविड 19 के पहले बजट बने हुए थे, सब एंटिटीज के कैश फ्लो के फोरकास्ट भी बने हुए थे, लेकिन वो बनने के बाद में भी, राइट, कोविड अचानक मान लीजिए आ गया, और कोविड के आने से आपके सारे बजट्स वापस चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आपने जो एस्टिमेट लिए थे वो सारे के सारे एस्टिमेट गड़बड़ हो गए। तो कहने का मतलब, अब जैसे मैंने ये कैलकुलेशन कर ली, ये कैलकुलेशन मेरे को कब तक काम में लेनी है? क्या मैं अब इसको आने वाले x3 x4 5 6 7 8 में काम में लेता रहूं? बिल्कुल आप इसको काम में लेते रहिए अनटिल अनलेस इसके अंदर कोई सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है, राइट, कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आ रहा है। अदरवाइज आप क्या करेंगे, इसको अपडेट करते रहेंगे, अपनी शीट को क्या करते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। यानी पुराने डेटा से कब तक काम चलाओगे? जब तक वो उसके लायक है। अगर मान लीजिए इस डेटा को अगर कोई ऑडिटर ऑब्जेक्शन रेज कर देगा कि भाई आपने ये पुराना डेटा ही ले लिया, आप देखिए कोविड 19 के बाद में सिचुएशन बदल चुकी है, कॉस्ट बदल चुकी है, रेवेन्यूज बदल चुके हैं, तो आप नया वर्किंग बनाइए। तो कहने का मतलब आपको यही सारी प्रैक्टिकल लाइफ में डिफिकल्टीज जो है वो महसूस करनी होती है, रादर देन इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री पास करना। इम्पेयरमेंट लॉस जर्नल एंट्री पास करना, अकाउंट में उसको रिपोर्ट कराना, दैट इज नॉट अ बिग टास्क एट ऑल। The big task is that how to calculate the value in use, है ना, how to assess the discount rate, मतलब आपके लिए जो डिस्काउंट रेट अप्लीकेबल होगी उसको कैसे हमको असेस करना चाहिए, है ना। तो आइए पढ़ लेते हैं। रेट इज एस्टिमेटेड फ्रॉम द रेट इम्प्लिसिट इन करंट मार्केट ट्रांजेक्शन फॉर सिमिलर एसेट्स or from the weighted average cost of capital of a listed entity that has a single assets or a portfolio of assets similar in terms of service potential and risk to the asset under review। आपके एसेट्स का रेट नहीं है तो सिमिलर उस एसेट्स के जैसे दूसरे एसेट्स का रेट निकाल लीजिए। हाउएवर द डिस्काउंट रेट यूज्ड टू मेजर एन एसेट्स वैल्यू इन यूज शैल नॉट रिफ्लेक्ट रिस्क फॉर व्हिच द फ्यूचर कैश फ्लो एस्टिमेट्स हैव बीन एडजस्टेड। तो कई बार क्या होता है कि जैसे कि आपने कल ही पढ़ा था कि या तो आप एडजस्टमेंट कैश फ्लो में कर दीजिए या उस चीज का एडजस्टमेंट डिस्काउंट रेट में कर दीजिए। समझ गए? अगर आपके कैश फ्लो में एडजस्टमेंट कर दिया तो डिस्काउंट रेट में उसका एडजस्टमेंट मत करो। जैसे इन्फ्लेशन, हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट कहां किया? हमने हमारे वाले क्वेश्चन के अंदर इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट कर दिया इनके प्रोडक्ट प्राइसिंग में, प्रोडक्ट प्राइसिंग में ही हमने एडजस्टमेंट कर दिया। तो अब ये इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट मेरे डिस्काउंट रेट में रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर डबल काउंटिंग हो जाएगी। समझ रहे हो ना? देख पा नहीं रहे हैं अपन, और आप इस चीज को फील कर पा रहे होंगे कि यदि आपने यहां पे भी इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दिया और डिस्काउंट रेट में भी इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दिया तो एक ही चीज की दो बार काउंटिंग हो गई, तो वो तो गलत हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब एक ही जगह उसको आप काम मिलो, या तो उसको डिस्काउंट में रेट में एडजस्ट कर दो या उसको कैश फ्लो में एडजस्ट कर दो, है ना। अदरवाइज द इफेक्ट ऑफ सम अजम्पशंस विल बी डबल काउंटेड। ये बहुत बड़े चैलेंजेस होते हैं दोस्तों, है ना। फिर कहता है व्हेन एन एसेट स्पेसिफिक रेट इज नॉट डायरेक्टली अवेलेबल फ्रॉम द मार्केट एंड एंटिटी यूज सरोगेट्स टू एस्टिमेट द डिस्काउंट रेट। ऑलरेडी पढ़ लिया है। अपेंडिक्स ए जो है इंडेक्स का, वो कुछ गाइडलाइंस बताता है अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट सिलेक्ट करने के लिए। तो कहता है इट शुड बी एडजस्टेड टू रिफ्लेक्ट द स्पेसिफिक रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्टेड कैश फ्लो सच एज कंट्री, करेंसी प्राइस और कैश फ्लो रिस्क, एंड टू एक्सक्लूड रिस्क दैट आर नॉट रेलेवेंट। To avoid double counting, the discount rate does not reflect risk for which future cash flows estimate have been adjusted। बार बार वही बातें बार बार लिख रहा है, ठीक है। Discount rate is independent of the entity's capital structure and the way it financed and the purchase of the asset. If the basis of the rate is post-tax, such as a weighted average cost of capital, it is adjusted for the value in use calculation to reflect a pre-tax। अगर आपके पास में post-tax कोई discount rate है तो उसको pre-tax में convert कर लीजिए, ठीक है ना। Normally, the entity uses a single discount rate, but it should use separate discount rate for different future periods if the value in use is sensitive to different risk for different periods or to the term structure of interest rates। देखिए दोस्तों, पूरे कैश फ्लो के डिस्काउंटिंग की रेट जैसे तो जनरली एक ही होती है, बट
आपको अगर ऐसा लगता है कि सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है डिस्काउंट रेट की, तो आप अलग अलग डिस्काउंट रेट फ्यूचर पीरियड के लिए यूज ले सकते हो, क्योंकि आपको लगता है कि वो मूवमेंट जो है डिस्काउंट रेट का जो चेंज हो रहा है दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट ऑन द फॉरकास्टेड कैश फ्लोज, तो आपको उसको चेंज करना चाहिए। डिस्काउंट रेट स्पेसिफिक टू द एसेट और सीजीयू विल टेक अकाउंट of the period over which the assets or CGU is expected to generate cash inflow and it may not be sensitive to changes in short term rates। देखिए आपका अगर CGU मतलब एक प्रकार का बिजनेस यूनिट जो है आपका जब तक चलने वाला है तब तक आप उस प्रकार से डिस्काउंट रेट को एस्टिमेट करके चलना, ये छोड़ देना कि शॉर्ट टर्म में आपके डिस्काउंट रेट पे क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यदि आपको लॉन्ग टर्म पता है कि मेरा बिजनेस 5-10 साल तक टिकने वाला है और 5-10 साल के हिसाब से आपने जो डिस्काउंट रेट एस्टिमेट करी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब डिस्काउंट रेट में ऐसे फ्लक्चुएशन नॉर्मली जो है वो छोटे मोटे शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन आते रहते हैं, उन्हें इग्नोर मार दीजिए, क्योंकि आपका सीजीयू बड़ा है, बड़ी सोचिए, छोटी सोच मत रखिए। इलस्ट्रेशन 3 में आइए दोस्तों। अब इलस्ट्रेशन 3 को आपको करना है अभी के अभी, मेरे हिसाब से शायद ये फॉरेन करेंसी वाला है क्या? अरे नहीं, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसको निपटा देते हैं। मार्स लिमिटेड गिव्स द फॉलोइंग एस्टिमेट ऑफ कैश फ्लो रिलेटिंग टू पीपी। डिस्काउंट रेट 15% है, ये रहा। X4 से लेकर 9 तक कैश फ्लो इन्होंने निकाल दी है, रेजिडुअल ई वैल्यू ये आ गई। अरे जब कैश फ्लो यही निकाल के दे देंगे तो हम क्या करेंगे? पर मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जनरली हमारे अकाउंटिंग के मतलब इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, आपको जनरली कैश फ्लो दे देंगे। वो कैश फ्लो निकालने वाला क्वेश्चन होगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर वो सिर्फ कैश फ्लो ही निकलवाएंगे, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में निकलवाया। अब यहाँ से आपको ये पूछा गया है कि ये आपका पीपी जो है 20,000 लाख में परचेज किया गया, यूजफुल लाइफ इसकी 8 साल है, आरवी इसकी 500 लाख है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल 10,000 लाख है। इंपेयरमेंट लॉस की कैलकुलेशन करो। अरे सर क्या कैलकुलेशन करनी पड़ी है? जो कैश फ्लो दिया हुआ है ना उसको 15% से डिस्काउंट मार लो। डिस्काउंट मारते ही क्या आएगा आपके पास में? वैल्यू इन यूज, फेयर वैल्यू दिया हुआ है, इन दोनों में से जो हायर होगा वो रिकवरेबल अमाउंट बनेगा। कैरिंग अमाउंट यदि ज्यादा है रिकवरेबल अमाउंट से तो वही तो इंपेयरमेंट लॉस होगा। तो ये तो बहुत ही चिंता से सवाल हो गया, है ना। देखिए सबसे पहले आपको असेसमेंट कब करना है इसका? इंपेयरमेंट लॉस का असेसमेंट करना है 31 मार्च X4 को। आपने मशीन खरीदी थी X1 को जो 20,000 लाख की थी। 20,000 में से आप जानते हैं कि स्क्रैप वैल्यू माइनस होती है। 8 साल इसकी लाइफ है, 3 साल बीत चुके हैं। 3 साल बीत चुके हैं तो आज आपके बैलेंस शीट में ये मशीन जो है वो 12,687 रुपए से दिख रहा होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है? वैल्यू इन यूज निकालनी है, जो सिर्फ और सिर्फ कैलसी का काम है, अपना कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। ये लीजिए कैलसी चला दिया, 9,513, ये आपका वैल्यू इन यूज आ गया। वैल्यू इन यूज आने के बाद में रिकवरेबल अमाउंट जो दोनों में से हायर होता है उसको हम रिकवरेबल अमाउंट कहते हैं। तो देखिए रिकवरेबल अमाउंट क्या होगा? वैल्यू इन यूज तो कम आ गया लेकिन फेयर वैल्यू ज्यादा आ गया, तो एंटिटी जो है फेयर वैल्यू को ही कहेगा ये मेरा रिकवरेबल अमाउंट है। कैरिंग अमाउंट 12,000 था लेकिन रिकवरेबल अमाउंट 10,000 है, तो इतने का लॉस हो गया। और जो लॉस हो गया दोस्तों, उस लॉस को मेरे को प्रोवाइड करना पड़ेगा, कैरिंग अमाउंट को कम करना पड़ेगा, और ये मेरा रिवाइज डेप्रिसिएशन अब से चालू हो जाएगा। क्योंकि जब मेरा रिवाइज डेप्रिसिएशन चालू होगा तब मेरा कैरिंग अमाउंट बदल के 10,000 हो गया है, तो अब 10,000 के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना, तो आपका रिवाइज डेप्रिसिएशन 1900 हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? आप सब लोग समझ गए अच्छे से? बताइए। अब एक काम करते हैं ना, इसका एक फॉरेन करेंसी वाला क्वेश्चन भी अपन लगे हाथों इसी के साथ में निपटा देते हैं, ताकि सेम कॉन्सेप्ट की चीजें जो है वो एक ही बार में हो जाए। टेस्ट योर नॉलेज में रहेगा शायद वो। आइए 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 मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन कौन सा है। हाँ जी, आइए आप सब लोग क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। देखिए 31 मार्च X1 को XYZ लिमिटेड मेक्स द फॉलोइंग एस्टिमेट ऑफ कैश फ्लोज फॉर वन ऑफ इट्स एसेट्स लोकेटेड इन यूएसए। ठीक है भाई, 3 साल है, 3 साल में यूएस डॉलर आपको इतने इतने मिलेंगे। डिस्काउंट रेट इंडिया के हिसाब से बनती है आपकी 15% और यूएसए के हिसाब से 10%। एग्जामिनर कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश कर रहा है, तभी दोनों कंट्री की डिस्काउंट रेट दे दी। एक ही देता तो फिर तो आपको फिर दिमाग लगाने की दरकार ही नहीं। एक्सचेंज रेट भी देखिए अलग अलग दिन को दे रखी है, बहुत ही बढ़िया बात है। एक्सचेंज रेट भी आपको अलग अलग दिन को दे रखी है ताकि आप अप्रोप्रिएट एक्सचेंज रेट सिलेक्ट करने के अंदर नाकामयाब हो पाए। तो एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने की कोशिश करी लेकिन आपने सबने इंडेक्स पढ़ लिया अच्छे से। चलो आप सिर्फ मुझे इसमें वैल्यू इन यूज फटाफट से कैलकुलेट करके बता दो, है ना। इसको अपन करेंगे, क्या करेंगे, चलो आप करो पहले फिर हम साथ में कर लेंगे। ओके,
तो आई होप आपने अभी क्वेश्चन 7 कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो करने के बाद ही इस वीडियो को आगे देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 7 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी अभी अपन ने फॉरेन करेंसी के बारे में पढ़ा है। सारा काम फॉरेन करेंसी में करो, लास्ट में स्पॉट रेट से मल्टीप्लाई करके कैश फ्लो को इंडिया में ले आओ। तो देखिए क्या करेंगे, 7वां सवाल है ना, ये 7th क्वेश्चन है। ये देखिए 7th क्वेश्चन है। पहले आप क्या करें, सारा का सारा काम प्रेजेंट वैल्यू वगैरह, डिस्काउंट रेट कौन सी लेंगे, डिस्काउंट रेट बताइए कौन सी लेंगे, इंडिया की लेंगे कि यूएसए की लेंगे? यूएसए का डिस्काउंट रेट लिया जाएगा। किसका डिस्काउंट रेट लिया जाएगा? यूएसए का डिस्काउंट रेट लिया जाएगा, इंडिया का मत लेना भूल कर भी। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो यूएस में ही आ रहे हैं। ये कहां पे आ रहे हैं? डिस्काउंटेड कैश फ्लो यूएस में ही आ रहे हैं। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो का टोटल कर लिया। टोटल करने के बाद में आप जिस दिन वैल्यू इन यूज निकाल रहे हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, टोटल हो जाने के बाद में जिस दिन हम कैलकुलेशन कर रहे हैं किसका, वैल्यू इन यूज का, उसी दिन का स्पॉट रेट गुणा कर दीजिए और ये लीजिए आपका आ गया है, क्या आ गया है सर जी, यहां पर ये आ गया वैल्यू इन यूज। बताइए क्या आपका ये सही आया कि नहीं आया? हाँ जी। कब निकाल रहे हैं वैल्यू इन यूज? हम लोग वैल्यू इन यूज निकाल रहे हैं 31 मार्च x1 को। तो 31 मार्च x1 का स्पॉट रेट ले लीजिए क्वेश्चन के हिसाब से, जो कि 45 रुपीज आ रहा है, और उसके हिसाब से वैल्यू इन यूज हो गया आपका 7668। बोलो समझ में आ गई बात आपको? ठीक है ना? ओके, तो दोस्तों यहां पे हो गया हमारा ये सेशन आज का समाप्त। इसके आगे चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो कैश फ्लो का ये जो आपको सिस्टम है समझ में आना होगा, सॉरी समझ में आया होगा, है ना, कि कैश फ्लो में क्या क्या शामिल करना है, क्या नहीं करना है, और कैसे फॉरेन करेंसी कैश फ्लो को डील करना है, डिस्काउंट रेट को क्या कैसे मतलब आप, है ना, यूज लेंगे। तो ये सारी बातें हो गई, टेक्निकल बातें। इसके आगे की चर्चा करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।